नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा में इस हफ्ते हमारे साथ खास मेहमान हैं, इंडिया स्पेंट से जुड़े पत्रकार रणविजय सिंह हमारे साथ है। रणविजय, स्वागत है न्यूज लॉन्ड्री चर्चा में आपका। नमस्कार सर। और इसके अलावा हमारे साथ लंबे समय बाद एक बार फिर से आनंद वर्धन जुड़े हैं। नमस्कार। और हमारे साथी मेघनाद, आपका भी स्वागत है। मेघनाद, नमस्ते। पिछला हफ्ता बहुत उथल पुथल भरा रहा है, तो मेघनाद एक बार उन घटनाओं की जानकारी दें। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी जो है हमारे जो श्रोता हैं, जो न्यूज लॉन्ड्री के हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए कि एक तो हमारा यूट्यूब चैनल जो था उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है, जिसकी वजह से हम नए वीडियोस नहीं डाल पा रहे हैं। तो हालांकि हमारे सारे शोज और वो रेगुलर तौर पर आ रहे हैं, तो उनको आप हमारे एक नए पते पर देख सकते हैं जब तक कि हम यूट्यूब चैनल हमारा रिस्टोर नहीं होता। नया प्लेटफॉर्म है हमारा dailymotion.com/न्यूज लॉन्ड्री। तो यहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेजेस पर वो सारे वीडियोस आपको मिल सकते हैं देखने के लिए, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा पिछले 30 सितंबर को जो आरबीआई की नई गाइडलाइन आई थी रिकरिंग और ऑटो पेमेंट से जुड़ी हुई, उसमें बदलाव के चलते बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका ऑटो पेमेंट जैसी चीजें रुक जा रही हैं। अब वो ऑटो पेमेंट नहीं हो रहा है, ऑटो सब्सक्रिप्शन अपडेट नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह से हमने भी ये भी देखा कि हमारी जो सब्सक्रिप्शन है उसमें बहुत तेजी से गिरावट आई है हफ्ते हफ्ते में। तो अगर ऐसा कोई दिक्कत हो रही है आपको सब्सक्रिप्शन में दोबारा रिन्यू करने में, तो आप एक छोटा सा मेल लिख सकते हैं अभिनंदन सेखरी @newslaundry.com पर। अभिनंदन सेखरी @newslaundry.com पर बस एक बार हमें मैसेज करें, तो हमारे यहाँ से जो टीम है वो आपको फॉलो कर लेगी और जो भी प्रॉब्लम आ रही है और उसका जो सोल्यूशन है, जो हल है, उसको आपको बताएगी। तो अब हम चर्चा की तरफ बढ़ते हैं। हमारे जो विषय हैं जिस पर हम इस हफ्ते चर्चा करने वाले हैं, उनके बारे में मेघनाद एक बार हमारे श्रोताओं को जानकारी दे दे, फिर हम चर्चा को खोलते हैं। जी, काफी, जैसे कि आपने कहा, काफी उथल पुथल हुई है। पिछले हफ्ते काफी न्यूज आई है। एक लखीमपुर खेरी से सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। एक फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा था, उसके दौरान एक जीप ने 8 लोगों को कुचल दिया। उसमें 8 लोगों की मौत हो गई। वो जीप जो थी वो हमारे स्टेट होम मिनिस्टर की थी, अजय मिश्रा, और उसके बेटे को भी एफआईआर में उनका नाम लिया गया है, आशीष मिश्रा का। और एफआईआर में ये भी लिखा गया है कि एक वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी। और उसके चलते काफी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हुए। पॉलिटिकल लीडर्स को एक तो लखनऊ एयरपोर्ट पे रोका गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को भी रोका गया। प्रियंका गांधी को डिटेन भी किया गया। फाइनली वो जाके बुधवार को लोगों से मिले। उसके बाद आरएलडी के भी काफी लीडर्स को रोका गया, टीएमसी के भी लीडर्स को रोका गया। तो एक तरीके से उत्तर प्रदेश को कश्मीर ही बना दिया। और उसके अलावा इंटरनेट भी शट डाउन कर दिया गया। रणविजय हमको बता रहे थे अभी कि वो स्टोरी फाइल करने गए थे पर वहां से हो नहीं रही थी, तो वो भी एक मसला हुआ। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इसका एक सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से बोला है कि आप उनको, उत्तर प्रदेश पुलिस को बोला है कि वो उनको रिपोर्ट दे कि एग्जैक्टली क्या एक्शन ली गई है इस पर। और फार्म लीडर्स काफी गुस्सा हो गए थे, लेकिन राकेश टिकैत को एंट्री मिल गई और उन्होंने डीएसपी प्रशांत कुमार से मिलके कुछ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ समझौता किया और 35 लाख रुपए जो मरने वाले हैं उनको एक मुआवजा दिया जाएगा। 45 लाख दिया जाएगा। एक और खबर आ रही है अंबाला से, थोड़ी सी सिमिलर खबर है कि एक बीजेपी एमपी के गाड़ी ने एक प्रोटेस्टिंग फार्मर पे गाड़ी चढ़ा दी और इंजरी हो गई है। तो उसकी भी खबरें अभी आ रही है, वो अभी डिटेल्स आना बाकी है। एक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई इसी को लेकर। वरुण गांधी ने एक ट्वीट किया, कहा कि जो ये घटना के लिए जिम्मेदार है उनको पनिश किया जाए। तो उसके लिए, ऐसे बोला जा रहा है, उसके लिए वरुण गांधी और मेनका गांधी दोनों को बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव में से निकाल दिया गया। वरुण गांधी को भी पनिश कर दिया गया। हाँ, पनिश कर दिया गया।
और उसी में एक पैरेलल खबर, आई थिंक एक हफ्ते पहले मोदी जी ने बोला था कि उनको क्रिटिक्स बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन अच्छे क्रिटिक्स मिलते ही नहीं है कहीं पे। तो वो काफी लोग कोट भी कर रहे हैं उसको। एक और बहुत बड़ी खबर निकली है, इंटरनेशनल खबर है। एक विसल ब्लोअर जो कि फ्रांसिस हॉगन नाम की एक विसल ब्लोअर है, उन्होंने एक कांग्रेस में टेस्टिमनी दी। उसमें कहा कि फेसबुक जो कि है वो प्रॉफिट को अपने यूजर के सेफ्टी के ऊपर प्रायोरिटाइज करता है, और जो भी उनके प्लेटफॉर्म्स और प्रोडक्ट्स की वजह से मेंटल हेल्थ पे हार्म होते हैं वो उनको पता है, लेकिन वो फिर भी उसके बारे में कुछ करते नहीं है और ज्यादा एक्शन नहीं लेते, क्योंकि उससे उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी, और उसके ही साथ चलते ही, मतलब कोई रिलेशन नहीं था इसका, लेकिन फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में एक बहुत बड़ा आउटेज हुआ 4 घंटों के लिए। और ऐसा बोला जा रहा है कि मार्क जकरबर्ग की पर्सनल वेल्थ $12 बिलियन से कम हो गई। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि 4 घंटे के आउटेज में उनको कितना नुकसान होता है, तो वो मतलब हर घंटे कितना कमाते भी होंगे। एक और खबर आ रही है मुंबई से। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक कोट अनकोट रेव पार्टी में से उठा लिया गया है, डिटेन किया गया है एक लग्जरी क्रूज लाइनर से। ऐसे कहा जा रहा है कि उनको ड्रग कंजम्पशन के लिए उन्होंने डिटेन कर लिया गया है। एनसीबी के ऑफिस में है वो अभी, और उनकी पूछताछ जारी है। आज हियरिंग है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं फ्राइडे 8 अक्टूबर को 11 बजे, तो अभी जस्ट हियरिंग शुरू हो रही होगी। तो उसमें अब पता चलेगा कि उनको बेल मिलेगा या फिर और डिटेन किया जाएगा। और एक खबर निकल के आई, एनसीपी के एक नेता ने ये रिवील किया कि वो जो अरेस्ट था उसके वीडियोस में एक बीजेपी के कार्यकर्ता और एक प्राइवेट डिटेक्टिव जो मलेशिया से थे वो भी थे, और उनको, हाँ जी, जिनका रिकॉर्ड बहुत शेडी है, क्रिमिनल, बहुत शेडी रिकॉर्ड है उनका। मतलब उन्होंने उनको एक फॉर्जरी केस में पूना में नाम भी लिया गया था उनका, IR भी है उनको। वो दोनों मिले उधर, मतलब वो वीडियोस में दिखाई दे रहे हैं और एनसीबी में एंटर करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आर्यन खान के साथ एक सेल्फी भी लिया उस आदमी ने। तो बहुत ही अजीब ट्विस्ट ले रही है ये खबर। और कोर्ट में हियरिंग जारी है, और इनके लॉयर ने कहा है कि अगर फुटेज देखा जाए, वो जो क्रूज शिप के बाहर का फुटेज है, तो प्लांटिंग का एविडेंस मिलेगा। तो वो भी एक ट्विस्ट आ रहा है ये केस में। दिल्ली राइट्स को लेकर एक खबर आ रही है कि एडिशनल सेशंस जज जो कि विनोद यादव है कड़कड़दुमा कोर्ट के, उन्होंने काफी रूलिंग्स दी है जिसमें उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि दिल्ली पुलिस की राइट्स को लेकर जो केस हैंडलिंग थी वो बहुत ही कैलस थी, मतलब बहुत ही जिम्मेदारी से नहीं की गई थी, लापरवाही बहुत हुई है। और उनका ट्रांसफर हो गया है। ये खबर निकल कर आ रही है क्योंकि उन्होंने एक पेनल्टी भी लगाई थी दिल्ली पुलिस के खिलाफ, जो भी ऑफिसर्स है उनके खिलाफ 25,000 रुपए की एक पेनल्टी भी लगाई थी, वो तो अभी उनका एक ट्रांसफर कर दिया गया है। एक बार फिर से आलोचना पसंद है, लेकिन किस तरह की आलोचना पसंद है? और मैं बताना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस सेंटर के अंडर आती है, तो मतलब जो अतुल सर कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। रचनात्मक आलोचना की, रचनात्मक आलोचना सरकार ये कह रही है। बेसिकली मोदी जी जो कह रहे थे कि मैं वो उस क्रिटिक या उस आलोचना की बात नहीं कह रहे जिसके समर्थक कबीरदास थे कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी नवाए। वो वाले निंदक नहीं चाहिए। और एक एक्चुअली इसी को लेकर खबर है उत्तर प्रदेश से अतुल सर। सिद्दीक कप्पन जो कि अब 1 साल से ज्यादा उनको अब जेल में बंद कर दिया गया है। जी जी। उनकी चार्जशीट हाथ लगी इंडियन एक्सप्रेस के, और उसमें लिखा है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट नहीं है, और उनके आर्टिकल्स कोट करके ये बताया कि मुस्लिम्स को वो विक्टिम की तरह दिखाते हैं और इंसाइट करते हैं, और ये एक्चुअली उनका क्लेम है, इसीलिए उनको जेल में रखा गया है। तो बहुत ही अजीब तरीके का कुछ तो भी चालू है, वो भी एक है। और एक इंटरेस्टिंग इसी को लेकर, सिद्दीक कप्पन को लेकर एक खबर है कि उन्होंने कहा कि कुछ नेबरिंग लोग थे जब अरेस्ट हुआ था, उन्होंने कहा कि ये लोग पैसे बांट रहे थे, सिद्दीक कप्पन और उनके एक कॉलीग, पर उनके लॉयर्स ने कहा कि वो तो उस जगह में पहुंचे ही नहीं, उनको रास्ते में ही रोककर अरेस्ट किया गया, तो मतलब ये विटनेसेस भी गलत है। तो एक बहुत कोर्ट में यहाँ पे भी बहुत उथल पुथल हो रही है।
एक और कश्मीर से लेके एक खबर है। एक्चुअली पिछले 10 दिनों में 7 लोगों की मौत हो गई है, सिविलियंस की गोली मार के मौत हो गई है। अननोन असेलेंट्स ने उनकी टारगेटेड किलिंग की टारगेटेड किलिंग है। और कल ही 2 टीचर्स की मौत हो गई है वहां पे। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अब पूरी तरीके से सेंटर के ही कंट्रोल में आता है। और 370 चेन निकालने के बाद जो कि जम्मू एंड कश्मीर के बारे में जो एक पिक्चर बनाया जा रहा था, वो इसकी वजह से थोड़ा सा इस पे इफेक्ट पड़ रहा है कि अभी तक वायलेंस वहां पर वैसे का वैसा ही है और सिविलियंस को सरेआम शूट किया जा रहा है। ठीक बात। और एक एक और खबर है जो कि और एक बड़ी खबर है, काफी हेडलाइंस है इस बार। पेंडोरा पेपर्स बाहर निकले, जिसमें आपको याद होगा एक पैराडाइज पेपर था पहले, उसके पहले एक पनामा पेपर्स था, जिसमें ऑफशोर लॉ फर्म्स ने जो ऑफशोर अकाउंट्स बने हैं टैक्स इवेजन और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, उसके खुलासा हुआ था। इसमें सचिन तेंदुलकर, अनिल अंबानी, नीरव मोदी की बहन किरण मुजुमदार शॉ के हस्बैंड, इनके नाम निकल कर आए हैं। और काफी बड़ा इन्वेस्टिगेशन है इंडियन एक्सप्रेस ने किया है। और ये आई थिंक सबसे बड़ा ट्रांच है अभी तक का जिसमें ये ऐसे इलीगल अकाउंट्स का खुलासा हुआ है। ठीक बात। तो एक और छोटी सी खबर अभी आज ही अनफोल्ड हो रही है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में इंडिया और चाइनीज सैनिकों का एक मेजर क्लैश आमना सामना हुआ है। वो भी एक है। तो अभी ये इस बारे में और डिटेल खबर आनी है, लेकिन हमारी जो बातचीत का मेजर दायरा है वो रहेगा लखीमपुर खीरी और उससे जुड़ी तमाम जो घटनाएं हुई हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं डिफरेंट उन पर हम बात करेंगे। समय अगर मिलेगा तो आर्यन खान और कश्मीर के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन मैं एक संक्षेप में आनंद और रणविजय हैं और मेघनाथ बहुत छोटी छोटी एक टिप्पणी इस पर लेना चाह रहा था कि ये जो पेंडोरा पेपर्स रिलीज हुए हैं इंडियन एक्सप्रेस में, ये मतलब एक बड़ा अजीब सी एक स्थिति हमारे सामने रखता है कि सचिन तेंदुलकर को अगर हम सामने रखकर और इस पूरे स्थिति का एक आकलन करें, तो एक इतना बड़ा स्टार जिसको लगभग पूरा देश अपना आइकन मानता है और वो भारत रत्न है, वो हमारे देश की जो सर्वोच्च बॉडी है पार्लियामेंट है वहां पर बैठ चुका है या वहां पर बैठता है। इस तरह के लोग अगर टैक्स इवेजन कर रहे हैं, ब्लैक मनी सेटल कर रहे हैं कहीं, तो ये ओवरऑल इस सिचुएशन पर एक बड़ी कमेंट्री की डिमांड करता है कि ओवरऑल भारतीय जो समाज है उसमें किस तरह का मतलब आप कहें पतन आ गया है, किस तरह का गिरावट है कि जहां पर हमारे आइकन ही इस तरह के लोग हैं जो कि ब्लैक मनी भी होल्ड कर रहे हैं, देश से टैक्स भी चोरी कर रहे हैं और वो पार्लियामेंट में भी बैठते हैं और वो भारत का जो सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत रत्न भी हैं। तो इस स्थिति को अगर थोड़ा एक्सप्लेन करना हो, इसको देखना हो, तो ओवरऑल ये क्या कमेंट हमारे अपने ऊपर करता है बतौर नागरिक, बतौर समाज, और क्या कमेंट ये हमारे जो आइकन हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, उनके ऊपर क्या कमेंट करता है। सबसे पहले आनंद। नहीं, देखिए इसमें जो भी आपने प्रोफाइल दिया, ये प्रोफाइल मतलब कई टैक्स इवेडर्स और एवॉइडर्स, तो इसमें कुछ तकनीकी लोग भेद करना चाह रहे हैं कि एवॉइडेंस और इवेजन अलग-अलग चीजें हैं। एक ही चीज है, हालांकि टेक्निकली अलग है, लेकिन आप शब्द से ही समझ सकते हैं कि एवॉइडेंस एक तरीका है कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं या जो रेमिटेंसेज हैं उस पे टैक्स नहीं देना पड़े, और एक है कि आपको टैक्सेबल इनकम है उस पे आप नहीं दे रहे हैं। तो औचित्य एक ही है, रास्ते अलग हो सकते हैं। दूसरी बात है कि प्रोफाइल अगर बहुत टैक्स इवेडर्स या एवॉइडर्स जो आप कह लीजिए उसका देखिएगा, तो अब सचिन तेंदुलकर का ये है, उसी तरह कई लोग हैं। तो अब जो स्पोर्टिंग आइकन्स हैं वो कोई जो है कहिए कि मोरल स्ट्रेंथ या आउटस्टैंडिंग सिटीजनशिप क्वालिटीज वगैरह से तो जो प्रसिद्धि नहीं प्राप्त की है, वो स्पोर्टिंग एबिलिटीज से की है। और आइकॉन और सेलिब्रिटीहुड उन पर उनको एक विंडफॉल की तरह इसके साथ आता गया, एक पैरेलल डेवलपमेंट है। लेकिन जो पेडेस्टल पर बैठाया गया इन्हें, वो उनके स्पोर्टिंग एबिलिटीज से बैठाया गया। बाद में और जो मोरल एक्सपेक्टेशंस हैं और भी
जो एक्सपेक्टेशन है, नेशनलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी हैं, वो जो है वो उनको को जो पूज रहा है उस समाज के एक्सपेक्टेशंस हैं, और उससे एक जिम्मेवारी बनती है, वो भी कहा जा सकता है, वो भी एक आर्गुमेंट है। लेकिन इसमें ये पैराडाइज पेपर्स के संदर्भ में एक चीज और है कि खासकर भारत के संदर्भ में, कि जो अवॉइडेंस है इसमें कई तरह के ग्रे एरियाज 2017 के पहले 2017 के पहले थे। तो 2017 के बाद जब जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल गैर जो ओईसीडी कंट्रीज ने लाया, उसका भारत भी उसे पालन करने लगा, तो उसके बाद जो डेफिनेशन है कि किसे माना जाएगा रेजिडेंट एज ए लीगल एंटिटी जुडिस्टिक पर्सन, कि अगर आप भारत में उस कंपनी से रिलेटेड मैनेजरियल डिसीजंस वगैरह ले रहे हैं और भारत के में बैठे ले रहे हैं, तो उसे भी जुडिस्टिक पर्सन एज ए उस कंपनी या इंडिविजुअल को माना जाएगा। तो इसमें सरकार पे कार्रवाई करना इन लोगों पे ज्यादा आसान हो गया है, क्योंकि ग्रे एरियाज जो हैं अब थोड़े कम हो गए हैं। तो अगर जो है दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति हुई, तो अभी जो लीगल जो आर्सेनल है वो सरकार के पास है कि जो इस सूची में लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए सके। रणविजय, आप इसको कैसे देखते हैं? सचिन तेंदुलकर या इस तरह के तमाम लोगों के नाम आना ब्लैक मनी या टैक्स इवेजन जैसे मामलों में? सर, पहली बात तो मुझे जब इस तरीके की अगर खबर आ रही है तो मेरे दिमाग में एक जो चित्र बनता है वो ये तब का बनता है जब हम करीब 15 साल या फिर उसके बाद के सालों में रहे हैं। तो उसमें जब हम देखते हैं तो उस वक्त ये ऐसी खबरें बहुत आती थी। अब भी ऐसी खबरें बहुत आती हैं हर साल के इन्होंने टैक्स बहुत ज़्यादा दिया, बहुत, और मतलब ये लोग प्रेरित करने के लिए कि आप भी मतलब टैक्स दें ऐसे करके। उसमें कई बारी मुझे ख्याल ऐसा आता है कि शायद सचिन तेंदुलकर का एक वक्त में नाम ऐसा आता था कि सबसे ज़्यादा टैक्स देने वालों में ऐसे करके। तो एक इमेज तो बनी कि भई एक ज़िम्मेदार नागरिक हैं, तो उसी हिसाब से ज़िम्मेदारी भी बनती है और लोगों को वो प्रेरित करने के लिए। लेकिन जब हम ऐसी खबरें वो देखते हैं या फिर हमें सुनने में आती हैं, तो थोड़ा-सा ये लगता है कि हाँ, जो चित्र एक अलग बनाया गया उससे इतर जो है व्यक्तित्व है किसी व्यक्ति का, ये एक चीज़ें समझ में आती हैं, छोटी-सी जो मुझे समझ में आती है, और बाकी जो लोग हैं, उनके अभी एक विश्वास जो है वो थोड़ा-सा टूटता है इस संदर्भ में। ठीक बात। मेघनाथ? अब्दुल सर, यहाँ पे ना एक थोड़ा सा एक लार्जर पिक्चर पेंट करना चाहूंगा। ये सब जो टैक्स इवेजन का मामला है या फिर जो कि आप ब्लैक मनी का मामला आप जो भी बोल रहे हैं, तो आनंद ने जैसे कहा कि स्पोर्टिंग एबिलिटीज की वजह से उनको जो श्रेय मिला है उसका एक फॉल आउट ये है कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई और वो एक आइकॉन की तरह बन गई। पर ये फॉल आउट को एक मॉनेटरी वैल्यू से भी देखा जा सकता है, राइट? क्योंकि आप तो देखते हो कि सचिन तेंदुलकर हजारों एडवर्टाइजमेंट करते हैं और उनका रेट काफी ज्यादा होगा, तो उसकी वजह से इनके पास काफी पैसे वैसे ही आ जाते हैं। वो रिटायर हो गए लेकिन एक आइकॉन की तरह से वो अभी भी पैसा कमा रहे हैं। और एक सचिन तेंदुलकर को छोड़ दे तो फिर अमिताभ बच्चन भी का भी नाम आया था, आपको याद होगा, पनामा पेपर्स में। तो मुझे लगता है कि हमारे एक सिस्टम में, हमारे एक बेसिकली कंट्री में एक ऐसा ही एक माइंडसेट बन चुका है कि एक तो गवर्नमेंट हमको बहुत टैक्स चार्ज करती है, बहुत पैसा लेती है हमसे और रिटर्न में कुछ देती नहीं, राइट? ये एक है सबके दिमाग में। आप किसी को भी पूछोगे तो फिर अरे यार टैक्स बहुत ज्यादा है पर वापस कुछ नहीं मिलता। तो आई थिंक अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा या फिर आपकी बहुत ज्यादा इनकम होती होगी तो कहीं ना कहीं दिमाग में, मुझे लगता है इन लोगों के दिमाग में यही आता होगा कि यार मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, टैक्स पे टैक्स दिया जा रहा हूँ पर रिटर्न में कुछ मिलता नहीं है, तो क्या मैं एक ऐसी जगह में मेरे पैसे स्टोर करूंगा जहां पर मुझे कम से कम टैक्स लगे। अब जैसे आनंद ने कहा कि टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन में वैसे कोई फर्क नहीं है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम यही होता है, आपको वो एडवाइस करेंगे कि आप कैसे टैक्स अवॉइड कर सके, आप कैसे डिडक्शंस का फायदा ले सके एक्सेट्रा लीगली। बट उसके अलावा आप कंपनीज क्रिएट करके कैसे वहां पर आपका आप खुद एक गाड़ी लेने की जगह आपके कंपनी के नाम पे गाड़ी ले लीजिए और उस पे टैक्स कम लगेगा। तो ऐसे एडवाइस जो है वो भी टैक्स अवॉइडेंस में आता है।
तो मुझे लगता है कि उनके जो लॉयर्स है या फिर उनके जो एडवाइजर्स है, फाइनेंशियल एडवाइजर्स है, वो उनको यही एडवाइस देते हैं कि आप एक ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड या फिर साइप्रस में एक आप अकाउंट खोल लीजिए, वहां पे आप अपना एसेट स्टोर कर दीजिए एक कंपनी के नाम पे, बहुत ईजी है खोलना। मैं एक हाईली रेकमेंड करूंगा, आप एक मैं जो लास्ट टाइम रेकमेंड किया था, द बीस्ट दैट इज द ग्लोबल इकोनॉमी, वो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें पहला एपिसोड यही है कि कार्ल पेन जो कि एक एक्टर है, उनके पास $1 मिलियन वो कैश होता है, और वो ये आइलैंड्स पे जाके उनको डिपॉजिट करने की कोशिश करते हैं, और उसकी वजह से उनको एक सिस्टम पता चलता है कि कैसे लेयरिंग करके इवेजन किया जाता है पूरी दुनिया में। हमारे इंडिया में तो ये नाम आए हैं, पर रशियन ओलिगार्क से लेके टेररिस्ट से लेके ड्रग डीलर्स से लेके सभी ये ऐसे टैक्स हेवन्स में अपने अकाउंट खोलते हैं। तो इस सब आपको एक भूमिका को एक थोड़ा सा नजर में रखना चाहिए जब जब ये टैक्स इवेजन की बात होती है। दिलचस्प है, लेकिन तमाम चीजों के बावजूद ये सवाल हमेशा रहेगा कि आप अगर कमा रहे हैं तो जो लॉ ऑफ द लैंड है उसके हिसाब से आपको टैक्स, ये सुविधा तो बहुत कम लोगों को है ना कि आप विदेश में जाकर और कहीं ऐसी जगह जाकर आप उसको। हाँ बिल्कुल, लेकिन अतुल सर, एक तो एक जस्ट जनरल कमेंट्री ये भी की जा सकती है कि हमारे देश में लॉज भी बहुत सिलेक्टिवली अप्लाई होते हैं। मतलब क्राइम को, जैसे आप अभी हम इसके बाद जिसके लखीमपुर के बारे में बात करेंगे, वहां पे भी ये निकल के आएगा कि लॉज जो है वो पावरफुल के फेवर में ही रहते हैं। जैसे अनिल अंबानी का नाम तो आ गया, वो बैंकरप्ट है आदमी, लेकिन ये भी दिख रहा है अब कि उनके ये टैक्स हेवन्स में बहुत ज्यादा वेल्थ है, मिलियंस ऑफ डॉलर स्टोर करके रखे। तो हमारा लॉ ऑफ द लैंड इस हिसाब से बहुत इनइफेक्टिव भी हो गया है। मतलब एक तो वो सिलेक्टिवली अप्लाई भी होता है, पर एक आउटडेटेड भी है और बहुत अजीब तरीके से अप्लाई किया जाता है। और ये है अमिताभ बच्चन से लेके सचिन तेंदुलकर तक, क्योंकि अनिल अंबानी जैसे आदमी का नाम अगर आता है किसी का, एक बिजनेसमैन, दिवालिया बिजनेसमैन जिसके बिजनेस प्रैक्टिसेस बहुत शेडी रही हैं, बहुत विवादित रही हैं, और उसके मुकाबले में सचिन तेंदुलकर या अमिताभ बच्चन जैसे लोगों का नाम सामने आना, तो ये बताता है कई और चीजों के बारे में। मसलन कि जिनको आप बहुत बड़ा या जिनको आप बहुत आदर्श मानते हैं, जिनके पीछे पीछे आप जिनके दस्तखत अपने ऑटोग्राफ बुक पे लेने की कोशिश करते हैं, वो लोग भी बहुत छोटे छोटे चिंदी चोरियों में बिजी रहते हैं। तो हम अपने जो अगला हमारा विषय है, जो हमारा अगला मुख्य चर्चा का विषय था, वो लखीमपुर खीरी की घटना है। हमारे साथ रणविजय हैं। थोड़ा सा एक बार बेसिक जानकारी जो है वो, न्यूज लॉन्ड्री भी इसको लगातार कवर कर रहा है, इस पूरी घटना को। हमारे दो रिपोर्टर वहां पर, नीति सुरेश और शिवांगी सक्सेना, मौजूद हैं, और आप लोगों ने उनकी कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी भी हैं, न्यूज लॉन्ड्री पर हिंदी अंग्रेजी दोनों में आई हैं। रणविजय, अगर आप थोड़ा सा बता सकें कि वो एक्चुअल घटना क्या, तो मामला क्या था वहां पर, किस वजह से किसान इकट्ठा हुए थे, और फिर कैसे ये पूरी चीज एक रोड रेज में या एक एक्सीडेंट में कन्वर्ट हुई, और फिर सारी चीजें दूसरी तरफ चली गई। दरअसल ये घटना का एक बैकग्राउंड है 25 सितंबर का। वहां से ये चीजें स्टार्ट होती हैं। मंत्री हैं हमारे जो कि अजय मिश्रा जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। ये अपने क्षेत्र में वहां पे गए थे, जो कि लगभग मतलब 10 साल पिछले उनका पावर में रहने का वो है अपने क्षेत्र में। तो एक बड़ी वो है, क्योंकि 2012 से वो विधायक रहे हैं, उसके बाद से फिर वो सांसद हुए, और फिर अब इस बार मंत्री उनको बनाया गया है, गृह राज्य मंत्री बनाया गया है। तो अपने एक क्षेत्र में उनका वर्चस्व है, वो तमाम चीजें हैं। तो किसानों ने वहां पे उनको काले झंडे दिखाए उस वक्त में, 25 सितंबर को उस वक्त में काले झंडे दिखाए। और उस वक्त में एक वीडियो भी वायरल हुआ जो कि तमाम जगह पे आया, कि वो डायरेक्ट ये कहते हैं कि आप सुधर जाइए वरना मैं सुधार दूंगा, ऐसे करके वो कह रहे हैं। और ये उन्हीं किसानों को कह रहे हैं जो उनको काले झंडे दिखा रहे थे, बड़ा नाराज थे उन सब चीजों से। फिर इनके ही यहाँ पे जो बंदीरपुर एक गांव पड़ता है, ये तिकोनिया एक जगह है, उसके जस्ट 2 से 3, तिकोनिया वो जगह है जहाँ पे ये घटना हुई, और उससे 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर बनवीरपुर गांव पड़ता है। ये गांव जो है ये मंत्री जी का गांव है, और वहां पे इन्होंने एक दंगल का कार्यक्रम कराया, जो कि पिछले कई सालों से होता आ रहा है। वो कार्यक्रम कराया, और उसमें उप मुख्यमंत्री जो हैं हमारे केशव प्रसाद मौर्य, उनको वहां पहुंचना था। हेलीकॉप्टर जो था वो लैंड करता तिकोनिया में, मतलब लगभग 2 किलोमीटर पास में ही वहां पे बनाया गया था, हेलीपैड बनाया गया था।
तो किसानों ने उस बयान की वजह से इतनी नाराजगी थी कि इनका विरोध करने वहां पहुंच गए। मतलब ये पूरा प्लान हुआ एक दिन में, क्योंकि ये 25 सितंबर को चीज हुई थी। उसके बाद ये पिछले रविवार की बात है, मैं थोड़ा डेट वो हो रहा हूँ। जी जी। तो उस दिन वो उसका विरोध करने पहुंचे और काले झंडे वो लेकर के आसपास के जितने किसान थे, इसमें बहराइच से भी और इस क्षेत्र के भी, लखीमपुर क्षेत्र के भी बहुतायत में वहाँ किसान पहुंचे और उन्होंने हेलीपैड पे कब्जा कर लिया। बकायदा फोटोज हैं, उन्होंने वहां पे अपने ट्रैक्टर खड़ाई कर दिए। इस वजह से जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, इनको बाय रोड वहां पहुंचना पड़ा। इसके हाँ, ये एक अपने में एक बहुत वो है जो कि बताता है कि आपका अगर अपने क्षेत्र में इतना प्रभुत्व है और आप ऐसे धमकी दे रहे हैं, उस क्षेत्र में जब हम घूमते हैं तो लोगों के बीच में भी एक नाम है। तो एक थोड़ी सी एक नाक की बात भी थी कि मतलब मेरे क्षेत्र में मैं और मेरे गांव में कोई कैसे ऐसे कर सकता है। और जब मैंने अपने एक गेस्ट को बुलाया है, तो ये शायद ट्रिगर किया होगा, क्योंकि मैं इस पे वो नहीं करता कि उस वक्त में, क्योंकि जांच का विषय है। ये ऐसी एक थ्योरी है कि ये शायद एक ट्रिगर किया और वहां से फिर 3 गाड़ियां, जिसमें एक थार गाड़ी थी, एक फॉर्च्यूनर उसके जस्ट पीछे गाड़ी थी और एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी। ये 3 गाड़ियां बनबीरपुर से चली और जहां पे ये हेलीपैड बना हुआ है, ये 2 किलोमीटर की दूरी पे जो एक सड़क है, वहां पे किसान जो है अपना प्रदर्शन करके लौट रहे थे बड़े ही आराम से, जो कि हम अभी एक वायरल वीडियो जिसमें हम देख भी रहे हैं, तो वो अपना जा रहे हैं। ये जो जिस ओर जा रहे हैं वो वापसी की ओर है। ये निघासन पड़ता है, उससे एक कस्बा पड़ता है लगभग 15-20 किलोमीटर की दूर। तो अपनी गाड़ियों से वो जाते, अभी वो पैदल जा रहे थे, आगे उनकी गाड़ियां पार्क होंगी। तो तब तक पीछे की ओर से, बनवीरपुर की ओर से जो ये गाड़ियां आती दिख रही हैं, जो कि वीडियो एक वायरल भी है, आप जैसा देख रहे हैं, और उनमें ये रौंदते हुए आगे बढ़ गए। और उसी में ये जो 4 किसानों की मौत हो गई, अभी 2 बीजेपी कार्यकर्ता की मौत बताई जा रही है, एक ड्राइवर है और एक पत्रकार हमारे साथी रमन कश्यप, उनकी मौत हो गई। तो ये 8 लोगों की कुल वहां पे मौत हो गई इस एक्सीडेंट में। और ये वो घटना है पूरी, जिसकी वजह से अभी फिलहाल में ये लखीमपुर वाला जो मामला है वो इतना हाइप हुआ, क्योंकि ये हम अपने में देखने में एक बहुत अजीब है कि कैसे मतलब सीधे रौंदा जा रहा है और बहुत ही दर्दनाक है, क्रूर है ये। तो ये वीडियो और ये जो आपने पीछे की जो घटना बताई कि किस तरह से धमकी दी गई थी, तो शायद ये सारी चीजें मिलकर काम कर रही थी और फिर उन्होंने इस तरह से सबक सिखाने का तय किया हो सकता है हो। हाँ। जो भी हुआ हो, एक बड़ा सवाल इसमें ये उठा कि इतनी बड़ी वारदात हो गई और इतना विवाद चलता रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की जो पूरी भूमिका रही उसमें, वो बड़ी ही मतलब क्या कहें कि चिंताजनक। ज्यादातर मामलों में उत्तर प्रदेश पुलिस की भूमिका ऐसे ही रहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिहाज से या पूरे देश की पुलिस के लिहाज से कहें तो पॉलिटिकल जो पार्टी है जो सत्ता में है, उसके मतलब अपने रूल बुक्स के हिसाब से ना चल के पुलिस जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों के इशारे पर जो चलती है, जब जो पार्टी सत्ता में उसके इशारे पर काम करती है। उसका नमूना है, कई बार हम लोगों ने हाथरस में भी देखा, यहाँ पर भी देखा। तो जिस तरह से इतनी बड़ी वारदात हो गई, 8 लोग मर गए और पहली कार्रवाई, एफआईआर जरूर दर्ज हुई, लेकिन पहली कार्रवाई इतने मतलब 8 लोगों की मौत के बाद तब हुई जब कल सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब आज हम यहाँ पे शुक्रवार को बैठकर इसकी बात कर रहे, थर्सडे को सुप्रीम कोर्ट ने जब पहली सुनवाई की और एक स्टेटस रिपोर्ट की मांग की कि आप लोगों ने अब तक क्या क्या कार्रवाई की है, क्या गिरफ्तारियां हुई, तब जाकर लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कल शाम को 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया पहली बार इस घटना के 5-6 दिन बाद। उसके बाद जाकर मंत्री का बेटा, जिसका नाम आ रहा है बार बार कि जिसकी गाड़ी है वो थार गाड़ी, जिसके बारे में कही जा रही है जीप, वो उनके परिवार की है, मंत्री ने भी स्वीकार किया उनके परिवार की गाड़ी थी। पहली बार जाकर कार्रवाई कर पुलिस को करना पड़ा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुओ मोटो दखल दे चुका है। तो ये पुलिस की जो पूरी कार्रवाई, इस पर आनंद ये क्या बताता है, मतलब कि इस मामले को किसी तरह से अच्छी नीयत से या इसको इसके लॉजिकल एंड तक, ये जो तार्किक परिणति थी कि इसको ये मामला हुआ, एक हादसा हुआ और जो भी इसके आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये पुलिस की पूरी भूमिका पर एक बार फिर से नए सिरे से सवाल खड़ा कर रही है। हाँ, तो इसमें 2-3 चीजें हैं। पहला कि जितना भी सीमित मैंने अभी तक पढ़ा है इस पे जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं उसका को रिकंस्ट्रक्ट करना अभी भी मेरे लिए बहुत क्लियर नहीं है। और जो तथ्यों को स्थापित करने की प्रक्रिया है, जो फैक्ट्स एस्टेब्लिश करने का, वो प्रशासन के स्तर पर, पुलिस के स्तर पर चल रहा है। तो आपने जो संदेह उठाया वो भी जायज है कि पुलिस की भूमिका पर
फिर भी उसको अब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की का इनिशियल फाइंडिंग्स अभी है या सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का, तो अब फाइनल रिपोर्ट्स उनकी आएँगी, तो उस पे लोग विश्वास करेंगे या ना करेंगे, लेकिन डिटेल्स चूँकि मैंडेटरी हैं, ज़्यादा होंगी। तो एक तो वो है, इलाहाबाद के पूर्व न्यायाधीश से एक जाँच भी आ रही है, उस जुडिशियल फाइंडिंग्स के में भी रिपोर्ट में कुछ डिटेल्स ज़्यादा होंगे। लेकिन ये सब जैसे कि प्रक्रियाएँ एक जगह पर हैं, लेकिन मूल प्रकृति जो इस घटना का है, वो जो है हिंदी पट्टी में बहुत अनभिज्ञ नहीं होंगे लोग। मैं इ इसका मूल प्रकृति जो है राजनीतिक हिंसा है और वो राजनीतिक हिंसा के श्रेणी में भी एक ख़ास तरह की हिंसा है, जो एक क्षेत्र में दबंगई वाली हुँ, हिंसा होती है। हुँ, एक क्षेत्र है जिसमें कोई का बाहुबल है और अपना रिट रन करने के लिए एक इम्पल्सिव एक्ट जो है सिरफिरा टाइप का एक्ट कर देता है, जो कि मूल रूप से क्रिमिनल एक्ट है और उसके दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम होते हैं। ऐसा दिख रहा है और उसकी प्रतिक्रिया में हिंसा और होती है, जो कि इस मामले में भी हुआ। हुँ, हुँ, जिसमें कुछ पार्टी कार्यकर्ता भी मारे गए, पहले किसान मारे गए। तो मूल प्रकृति इस हिंसा की वही है, तो प्रोफ़ेशनल कैपेसिटी में नहीं, लेकिन जिस जगह से मैं आता हूँ, आप आते हैं, वो राह गुज़रते हुए भी कई बार ऐसे जस्ट पास्टर बाय के तौर पे ही बहुत बार ऐसी घटनाएँ देखते हैं। ये उसी का थोड़ा बड़ा रूप है। एक तीसरी चीज़ जो है तत्कालीन उत्तर प्रदेश की राजनीति से शायद संबंधित हो, ये मेरा स्पेकुलेशन है कि जो राजनीतिक पार्टियों में वहाँ भी ब्राह्मण वोट लेने का की होड़ है, हुँ, वो भारतीय जनता पार्टी में हो, यहाँ तक कि मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी ब्राह्मणों को वोट कर रही हैं हुँ, हुँ, और समाजवादी पार्टी भी। तो एक छवि आदित्यनाथ सरकार की बन गई कि खासकर विकास दुबे प्रकरण और उसके आसपास की जो क्रिमिनल गैंग्स पे क्रैकडाउन हुआ कि जो ब्राह्मण हेडेड गैंग्स थे या गैंगस्टर्स थे, तो उसके बाद जो एक ब्राह्मण विरोधी इमेज को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हो सकता है कि शुरुआती कार्रवाई उस संदर्भ में भी जो है कमज़ोर हो, लेकिन नेशनल लेवल पे ये स्पाइरल आउट हो जाएगा। इसका उन्हें शायद अंदेशा ना हो, लेकिन अब इसमें जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक डेलिकेट बैलेंसिंग ये होती है कि वो जाने कि कोई व्यक्ति पॉलिटिकल लायबिलिटी कब हो जाता है। हुँ, अब यह जो मंत्री जी हैं और या इनके पुत्र हैं, भारतीय जनता पार्टी को वो जो ब्राह्मण वोट रिझाने या उसको खोने का भय या रिझाने का लोभ, इसको एक तरफ और दूसरी बात है कि अब ये पॉलिटिकल लायबिलिटी हो गए, तो ये टाइमिंग इसका बहुत क्रूशियल है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि ये टाइमिंग तय करना है कि कब कोई एसेट लायबिलिटी हो गया। हुँ, तो अब मुझे लगता है कि क्रिटिकल मास गैदर हो गया है कि अब ये लायबिलिटी बन जाएँगे हुँ, और सूनर और लेटर जो है इस पे एक मुझे लगता है कि कोई कार्रवाई या कार्रवाई का एक प्रदर्शन होगा। हुँ। तो एक तो इससे जुड़ी कुछ अफ़वाहें भी उड़ रही हैं कि मंत्री जी के जो बेटे हैं आशीष मिश्रा जिनके ऊपर आरोप है गाड़ी चढ़ाने का, जिस गाड़ी में मौजूद थे वो, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो शायद नेपाल निकल गए हैं क्योंकि वो तराई और बॉर्डर का इलाका है वहाँ से। खैर, एक खबर आई थी किसानों की तरफ से कई बार दावे किए गए कि कुछ गोलियां चली हैं। रणविजय, क्या आप वहां पर ग्राउंड पर थे? इस बारे में कोई पुष्टि हुई है कि क्या कुछ लोगों को गोली भी मारी गई? क्योंकि कल जो पुलिस ने स्टेटमेंट जारी किया है उसमें उसने कहा है कि उस पर्टिकुलर गाड़ी से उनको 315 बोर की बुलेट्स मिली हैं 2। तो इस बारे में कुछ लोगों से, स्थानीय लोगों से, पुलिस से कुछ पता चल पाया कि क्या गोलियां चलने की बात में कुछ सच्चाई है? जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि वो जो खोखे मिले हैं वहाँ पे गाड़ियों में, तो ये अच्छा, तो वो एक खोखे हाँ मिले जी, हैं हाँ जी, वो दगे हुए वो थे। लगे हुए? अच्छा, मुझे ये शायद था कि शायद वो लाइव कार्ट्रिज जिंदा कारतूस थे, नहीं, नहीं, जिंदा नहीं थे, वो दग चुके तो थे। यानी कि तो वो वो फायर हुए हैं। हाँ, तो 2 तो वहाँ मिले, उसके अलावा जो लोगों की बात है कि ऐसा आरोप है कि यहाँ पे गोलियाँ चली हैं और उसके द्वारा गाड़ी रोकने के बाद लगातार गोलियाँ चलाई गईं, अपने बचाव में या फिर जिस भी तरीके से।
तो ये अभी बातों में ही है, इसका कोई आधार जो एक होता है वो कहीं नहीं मिल पाया। चूँकि जब मैंने रमन कश्यप की भी फ़ोटो देखी तो उसके हाथ पे कुछ गहरा वो था, लेकिन वो गोली के ही निशान हैं ये एकदम से साफ नहीं कहा जा सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिन्होंने बनाई उन डॉक्टर्स से मैंने बात की वहाँ पर। हाँ। तो जो जो पैनल में शामिल थे, तो उन्होंने जो 8 बॉडीज़ थी उसमें से किसी में भी ये नहीं कहा कि इसमें गोली के जो वो हैं वो निशान हमें मिले हैं, या फिर ऐसा कुछ मिला है। उन्होंने सीधे-सीधे यही कहा कि जो 4 बॉडीज़ थी किसानों की वो तो साफ है कि वो मतलब वो ऐसी थी बॉडीज़ के वो या तो उसपे रगड़ थी, उनके मतलब जो फेफड़े का वो हो गया था, मतलब वो पंक्चर हो गए थे। हाँ, लेकिन ये कहीं नहीं मिला कि किसी को गोली लगी है। ये उन्होंने साफ हमें बताया था जब वहाँ पे हम थे। जी। गोली वाली बात तो अभी कहीं भी पुष्ट नहीं है कि ये बातों में है कि ऐसी गोलियाँ चल रही थी। ठीक। और संभव है कि वहां पर हवा में गोलियां चलाई गई हों, क्योंकि लोग घिर जाने के बाद, और अगर कार्ट्रिज मिले हैं तो ये सारी चीजें। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी बहुत डिटेल जांच के बाद समझ में आएगी। और या फिर जो लोग हैं जिनकी तलाश है, जो मौके पर मौजूद थे, उसमें आशीष मिश्रा भी हैं, जो कि जिनके ऊपर आरोप है, ये लोग पकड़ में आने के बाद इनके बयानों के आधार पर शायद हुँ। कुछ चीजें और साफ होंगी। अभी तो जो पकड़ में आए हैं वो तो अज्ञात हैं। उनका तो नाम ही कहीं किसी ने नहीं लिया था। जो फरार है वो नामज़द है। वो नाम। तो हाँ। ये अपने में एक बड़ी बात है कि जाँच किस ओर जा रही है। हम्म। अमूमन मैं थोड़ा-सा इसी में पुलिस की कार्यप्रणाली थोड़ा-सा मैं जोड़ना चाहूँगा कि हम देखते हैं यूपी या फिर और भी जगहों पे जब हम पुलिस की कार्यप्रणाली आम लोगों के साथ में देखते हैं तो उसमें ऐसा देखते हैं जो कि गलत है। लेकिन एक प्रणाली होती है कि अगर कोई अपराधी है तो उसके परिवार वाले को उठा के लेके चले आते हैं कि भई वो दौड़ा भागा चला हाँ। आएगा। हम्म। लेकिन इस मामले में तो वो भी नहीं समझ में आ रहा है। अभी क्राइम ब्रांच ने 10 बजे का टाइम दिया था, आज 8 अक्टूबर है हम्म। और हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं जब 12 बज चुके हैं, अभी तक तो उनका कोई पता नहीं है। अपुष्ट ऐसी सूत्रों से खबरें आ रही हैं कि वो नेपाल चूँकि बगल में ही है, हम्म। तो वहाँ भागने की बात हो रही है। ठीक हुआ। एक और स्पेकुलेशन ही है ये सारी चीज घटना जुड़ी, क्योंकि जो 315 बोर की बात कही जा रही है, जिसके खोखे बरामद होने की बात की जा रही है, ये आमतौर पर नहीं मिलते। ये बोर जो होती है राइफल में इस्तेमाल होती है आमतौर पर, या फिर ये जो कंट्री मेड वेपन्स होते हैं, देसी जो अवैध असलहे होते हैं, उनमें इस्तेमाल होते हैं अवैध तरीकों से। तो चूंकि वहां से कोई वेपन नहीं मिला है या कोई लाइसेंस्ड रिवॉल्वर राइफल नहीं मिली है, तो पुलिस अधिकारियों का जो हमारे रिपोर्टर से बातचीत हुई उसमें उनका कहना है कि बहुत संभव है कि वो अवैध असलहे उनके पास रहे हों। तो ये एक अब तक की जानकारी है। आनंद ने बहुत एक दिलचस्प बात की तरफ इशारा किया, और दिलचस्प नहीं कहें, एक बहुत जरूरी जो इसका पहलू है कि जो राजनीति हो रही है, क्योंकि इस समय एक बड़ा उत्तर प्रदेश के चुनाव 4-5 महीने की दूरी पर हैं, विधानसभा। ब्राह्मण पॉलिटिक्स इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में अपने एक ऐसे मुकाम पर है, या एक ऐसा रूप ले चुकी है जहां पर कोई भी पार्टी उसको नाराज करने या उससे कन्फ्रंट करने की स्थिति में नहीं है। और यहाँ पर जो आरोपी हैं एक बार फिर से ब्राह्मण हैं, आशीष मिश्रा और अजय मिश्रा। तो तमाम पार्टियां वहां पर आने जाने लगी हैं, लोगों को जाने से रोका जा रहा है। उसको लेकर बड़ा एक नया विवाद शुरू हो गया है। अब एक चीज मैं ये समझना चाह रहा हूं आनंद, आपसे भी और मेघनाथ से भी, कि अगर राजनीतिक दलों को ऐसे मौकों पर जाने से रोका, एक तो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत टेंस रहती है, ऐसे मौकों पर उनको जाने से रोका जाता है, फिर भी क्या उसका तरीका हो सकता है, जैसे बाद में 2 दिन तक प्रियंका गांधी को इन लोगों ने हिरासत में रखा, फिर गिरफ्तार भी कर लिया, और फिर धीरे से उनको जाने की इजाजत दे दी। तो ये जो तरीका है, ये एक तरह का बड़ा उत्तर प्रदेश में एक पैटर्न बन गया। हाथरस के टाइम पे हमने देखा, उन्नाव में हमने देखा, अलग अलग, मतलब किसी को ये जो जाने से रोकना है राजनीतिक दलों को इस तरह के मौकों पर, उनको मिलने नहीं देना या उनको इस तरह की चीजें, इससे क्या पर्पस, मतलब केवल एक ये कह देना कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, पर राजनीतिक दल हैं, उनका अपना स्टेक है पॉलिटिक्स में, वो क्यों नहीं जाएंगे इस तरह के, अगर कोई इस तरह के वाकये हो रहे हैं, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जिसमें कि लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी कोलैप्स होती दिख रही है, या कोलूजन दिख रहा है, मिली भगत दिख रही है, तो ऐसे में पॉलिटिकल पार्टियों का नेता तो जाएगा ही। तो इसका ये एक पहलू है कि ये क्यों होना चाहिए, जो सत्ताधारी दल की तरफ से या पुलिस की तरफ से। दूसरा इसका पहलू है कि जो ये कहा जा रहा है कि ये राजनीति कर रहे हैं, इनको राजनीति नहीं करनी चाहिए, वो दूसरे बात में आएंगे उस पर। आनंद। हाँ, तो इसमें 2 चीजें ही हैं। पहली है कि जो प्रशासनिक तर्क है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजनिंग है, वो कई बार जो पॉलिटिकल रीजनिंग है उसके टकराव में दिखेगा।
तो जो वहाँ एक तो है कि मान लें कि राज्य सरकार के स्तर पर निर्देश हो, या दूसरा है कि जिलाधिकारी के स्तर पे। सामान्य प्रक्रिया यही है कि जो 144 लगाना हो या कर्फ्यू घोषित करना हो या बाहरी लोगों का आना-मना करना हो, इसका एक जिला विशेष में इस पर निर्णय जिलाधिकारी करता है और जो पुलिस अधीक्षक है वो उसका पालन करवाता है। लेकिन ये एक सामान्य प्रक्रिया में है, लेकिन ये जो है अब एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है क्योंकि नेशनल लाइमलाइट में है। तो इसमें सामान्य प्रक्रिया तो अभी भी वही होगी, लेकिन इसका जो डिसीजन मेकिंग लेवल है वो लखनऊ तो ज़रूर हुआ होगा, मेरे ख्याल से दिल्ली भी हो सकता है। लेकिन अगर आप प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो उसका भी एक तर्क हो सकता है कि जो हिंसा जो है वो शायद नियंत्रण के बाहर जा सकती है, ये संभावनाएँ हैं, नहीं भी जा सकती हैं। लेकिन अब उसका जो बहुत कहिए कि वर्स्ट केस सिनेरियो को एक तरह से कैलकुलेट करके डिसीजन लेने की मजबूरी है। तो लेकिन उसका तरीका जो है आपका जैसा कहना है कि दूसरा हो सकता है, इस डिसीजन की सॉफ्ट लैंडिंग भी हो सकती है और ये एक अलग चीज़ है। अभी जो है एक चुनावी माहौल पर एक और है कि राजनीतिक पार्टियों का जो मोबिलाइज़ेशन है, वो एक मुद्दे को लेकर, ये को लेकर इसकी आशंका है। तो जो इसका इवैल्यूएशन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ-साथ पॉलिटिकल भी हो रहा होगा। तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि पॉलिटिकल इवैल्यूएशन में इसको तूल नहीं पकड़ने दिया जाए। इस पर भी एक जो है इसका असेसमेंट ऐसे भी हुआ होगा। मेघनाथ जी, एक श्रोताओं के लिए मैं एक जानकारी देना चाहूंगा कि आर्टिकल 19(1)(d जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो हमको फ्री मूवमेंट का एक फंडामेंटल राइट देता है, जहां पर हम कहीं भी जा सकते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया में। पर उसमें एक एक्सेप्शन है कि लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस के लिए, या फिर अगर कोई पब्लिक ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करनी होगी, या फिर कोई सब वायलेंस अगर आपको प्रिवेंट करना होगा, तो ये राइट कर्टेल किया जा सकता है। अब आपने देखा कि काफी जगहों में उत्तर प्रदेश में जैसे बॉर्डर बंद कर दिए गए, पॉलिटिशियंस को आने नहीं दिया, तो टेक्निकली ये सरकार कर सकती है, मतलब ये लीगल है। सेक्शन 144 लगाया गया, उसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट कम कर दी गई। बट एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, इन सब में राकेश टिकैत को अंदर जाने की इजाजत दे दी। अब इसको थोड़ा सा हमको समझना होगा। अब राकेश टिकैत जो कि ऐसे माना जाता है कि वो अभी फार्मर्स मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एटलीस्ट एक काफी बड़े सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पेशली उत्तर प्रदेश के फार्मर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको जाने दिया क्योंकि वो एक समझौता करने की कोशिश कर रहे थे सरकार के साथ कि जिनकी मौतें हुई उनको आप मुआवजा दीजिए और जो जिम्मेदार है उनको आप पनिश कीजिए। तो राकेश टिकैत आई थिंक एक परफेक्ट पर्सन थे उस सिचुएशन में, जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ उन्होंने चैनल खोल दिया और वहां पे वो समझौता हो गया, इसलिए वहां पर और वायलेंस बढ़ा नहीं। क्योंकि हमको ये भी इसके बारे में भी बात करना चाहिए कि एक्सीडेंट होने के बाद मॉब थोड़ा सा वायलेंट हो गया था, वो ड्राइवर को घसीट कर मार दिया गया, काफी लोगों को, वहां पे बीजेपी के भी कार्यकर्ता थे उनको भी मार दिया गया। तो ये भी एक घटना हुई है, गाड़ी फूंक दी गई, तो वो वायलेंट हो गया था ऑलरेडी और वो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने के कतार में थी, दिखाई दे रहा था। तो फिर इस सिचुएशन में आई थिंक उत्तर प्रदेश पुलिस ने सही किया कि एक 144 लगा के थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन खड़ा कर दिया। लेकिन जो कि अतुल सर ने बिल्कुल सही कहा कि जो स्टेक होल्डर्स है, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स है, उनको फैमिलीज से जाके मिलने को से जो रोका, वो आई थिंक काफी गलत था। अब ठीक है, आप इंसिडेंट मौका वारदात पे जाने से रोकिए क्योंकि वो एक अभी थोड़ा सेंसिटिव एरिया है, लेकिन पूरे स्टेट में अगर आप उनको जाने से या फिर उनके मूवमेंट रोक देंगे, अखिलेश यादव के घर के बाहर आप उन्होंने बैरिकेड खड़ी कर दिए थे और बस एक ट्रक लगा दी थी और एक वहां पे गाड़ी भी जला दी, मतलब किसने जलाई क्या जलाई वो पता नहीं, पर एक पुलिस की गाड़ी भी जल रही थी वहां पे, और वो रीजन बताया कि आपको बाहर नहीं जाने देंगे। तो एक तरीके से कैसे फ्लिम्जी ग्राउंड्स पे एक फंडामेंटल राइट को कर्टेल किया गया था। ये मुझे लगता है काफी हाई हैंडेडनेस थी उत्तर प्रदेश पुलिस की। और जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि हाथरस में भी यही केस हुआ, अभी भी वहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, सीआरपीएफ वहां पर प्रेजेंट रहता है 24 घंटे, और जो फैमिली, जो विक्टिम की जो फैमिली है, हमने स्टोरीज भी की है इस पर,
उनके मूवमेंट पर भी रोक लगाई जा रही है। उनको रजिस्टर पे बकायदा लिखना पड़ता है कि आप क्यों जा रहे हैं, कितनी देर बाद वापस आएंगे, और फिर वापस आने के बाद फिर से रजिस्टर में लिखना पड़ता है कि आपने क्या किया बाहर जाके। तो आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अभी एक बहुत ही पॉलिटिकली सेंसिटिव ग्राउंड्स पर खड़ी है, और ऐसे जब इंसिडेंट्स होते हैं वायलेंस के, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, तो वो उनको एक बहुत बड़ी ठेस पहुंचाती है। क्योंकि दूसरे साइड में योगी आदित्यनाथ ये भी क्लेम कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन में, एक मॉडल की तरह पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए, ऐसे वो बोल रहे हैं। तो आप सोचिए कि ये कैसे कितने अजीबोगरीब मैसेजिंग आ रही है एक तरफ से, और जो रियलिटी है वो लोगों को भी दिखाई दे रही है कि गाड़ी लेकर कुचल के चले जाते हैं और कुछ नहीं होता है। तो वो एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू बन गया है, और इस पे मुझे लगता है इलेक्शंस पे इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। एनीवे, इलेक्शन का तो हम बात का देखेंगे। मुझे उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर एक बड़ी अजीब सी मतलब बात दिमाग में आ रही है कि बतौर इंस्टीट्यूशन आपने अपनी पूरे पुलिस सिस्टम को, पुलिस डिपार्टमेंट को पॉलिटिकल पार्टियों का ऐसा वो बना दिया है, पट्टे वाला पालतू बना दिया है कि मतलब उत्तर प्रदेश में पुलिस के लेवल पे अगर कोई चाहे कि उसको न्याय मिल जाएगा तो आज की तारीख में वो एकदम असंभव सी बात हो गई है। आप ये देखिए कि जब तक कोर्ट इंटरवीन नहीं कर रहा है, हाथरस में पीड़ित जो लड़की थी, उसके परिजन थे, अब उनको सिक्योरिटी तब मिली जब कोर्ट ने उसमें इंटरवीन किया, तब जाकर उनको सिक्योरिटी मिली। अदरवाइज वो इतने वो थे कि उनको कोर्ट के अंदर जाकर लोग धमकाने से बाज नहीं आ रहे थे। ये हालत हो गई। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि मतलब लोगों को वहां जाने से रोक दिया गया, लोगों को जाने नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस की हालत ये है, गोरखपुर की घटना से उत्तर प्रदेश की पुलिस की पूरी कार्रवाई को समझा जाए। ये पुलिस कैसे एक्ट करती है कि रात में 1 बजे किसी के होटल में घुस गई, किसी को पीट पीट कर मार दिया। मतलब वो क्या वजह थी, किस वजह से गए, पर्पस क्या था वहां घुसने का, क्या उसकी कोई जांच होगी, उसकी चीजें सच्चाई सामने आएगी। ये किस तरह से मतलब एक्ट कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस। और इस पुलिस के ऊपर जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ इतना नाज करते हैं कि एक तरह का पुलिसिया स्टेट बनाकर उनको बना दिया है उन्होंने, और उनको लगता है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया है। मतलब जनता के जरिए चुना हुआ आदमी, डेमोक्रेसी में लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लिए हुए आदमी, वो बेधड़के हर मौके पर कह देता है कि ठोक देंगे और वो सुधर जाए, नहीं तो तुम्हारे घर गिरा देंगे, ये गिरा देंगे, वो गिरा देंगे। और तुम्हारी पुलिस के लोग होटल में घुस के एक बिजनेसमैन को मार दिया रात में, उसको तुम ब्लड मनी दे रहे हो और उसके पोस्टर लगवा रहे हो हर गली गली में कि इसको 45 लाख रुपए कंपनसेशन मिल गया। मतलब किस तरह का कल्चर है। मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस एकदम से ऐसे मिलिशिया में तब्दील हो गई है। मिलिशिया शब्द एकदम सही है अतुल सर, क्योंकि पुलिस का एकमात्र एक फोकस रहना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और रूल्स को एक तरीके से सबके लिए समान तरीके से अप्लाई करना। बट आप अगर इनको मिलिशिया में बोलते हैं तो मिलिशिया का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि एक पार्टी के लिए या फिर एक व्यक्ति विशेष के लिए काम करता है, और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर का कोई बात ही नहीं आता। क्योंकि जैसे हमको बताया गया कि जो गोली चलने की बात आई, जो कट्टा भी हो सकता है या फिर लोगों के हाथ में एक अवैध वेपन्स भी हो सकते हैं, और आनंद ने जो बाहुबलियत की बारे में भी बात किया, वो एग्जैक्टली वही मेंटालिटी से आती है कि एक बाहुबली एक अपनी प्राइवेट आर्मी खड़ा करता है और एक एरिया पे दबदबा लगाता है। अब उत्तर प्रदेश पुलिस भी एक तरीके से वही कर रही है, अपना दबदबा जमाने के लिए उत्तर प्रदेश में, जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट को आंसर करना चाहिए लेकिन एक व्यक्ति विशेष को आंसर करती है, वो एक तरीके से एक बाहुबलियत की ट्रेडिशन ही चला रही है आगे। बिल्कुल। इसका दूसरा पहलू ये है कि ये बार बार, और ये पत्रकारों के लिहाज से सवाल है, तो इस पर मैं आखिरी टिप्पणी सबकी लेना चाहता हूँ कि मीडिया में जैसा हम लोग देख रहे हैं कि हर मुद्दे को लेकर बहुत भयानक पोलराइजेशन हो जाता है और चीजों को दो फाड़ में बांटकर पार्टी के प्रो और अगेंस्ट उसमें देखा जाने लगा। जैसे इस मामले में भी हुआ कि शुरुआत में पूरे घटनाक्रम को ये ट्विस्ट दे दिया गया कि किसान ही पथराव कर रहे थे, वही हमला कर रहे थे, और उस चक्कर में एक गाड़ी अनकंट्रोल्ड होकर लोगों के ऊपर चढ़ गई। ऐसा वो तो वीडियो सामने नहीं आता तो शायद ये बात अभी तक सच भी साबित कर देता है यहाँ का मीडिया। और मीडिया को लेकर ये स्थिति है
कि भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने अभी तक इस घटना के बारे में कोई इस तरह की टिप्पणी नहीं की है, उन्होंने खारिज नहीं किया है, या उसको वो उससे 2 कदम आगे जाके मीडिया के लोगों ने इसको डिफेंड करने की बहुत मतलब वो कोशिशें कर ली हैं। मतलब एक कसर बस बाकी रह गई है कि कोई मीडिया वाला एंकर ऑन एयर प्राइम टाइम पे जाकर बस एक काम और करना बाकी है कि वो खुद ऑन कर ले कि वो थार मैं चला रहा था। ये हालत हमारे देश की मीडिया की है। और प्राइम टाइम बहसों का एक सिंगल टोन था कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। विपक्ष राजनीति नहीं करेगा तो करेगा क्या? क्या करने के लिए वहां पर राहुल गांधी मुख्यमंत्री के साथ गए थे? तो लोगों को थोड़ा सा, क्योंकि अब बहुत छोटी याददाश्त के दौर में लोग जी रहे हैं, तो अगर 26/11 याद हो 2008 में जब बॉम्बे में अटैक हुआ था, पीक आवर में अगर लोगों को याद हो तो 60 घंटे तक वो ऑपरेशन चला था, लगातार तीसरे दिन। और उसके बीच में ही, ऑपरेशन के बीच में ही, बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी गेटवे ऑफ इंडिया पर पहुंचकर वहां पर उन्होंने एक भाषण दिया लंबा चौड़ा, और उसमें अनाउंसमेंट किया कंपनसेशन का कि मैं जितने जो लोग मारे गए, जो पुलिस अधिकारी मारे गए थे, हेमंत करकरे और 2 और लोग, 5-5 लाख रुपए गुजरात सरकार की तरफ से कंपनसेशन का अनाउंसमेंट कर रहे थे ये। तो लोग इतनी छोटे दौर में जी रहे हैं, बड़े बड़े पत्रकार टीवी चैनलों पर बैठकर कह रहे हैं कि ये तो राजनीति कर रहे हैं। तो ये आज की परंपरा नहीं है, और विपक्ष ये राजनीति करेगा ही करेगा इस तरह के मौकों पर। आनंद, मेघनाद और रणविजय, आप लोगों की आखिरी टिप्पणी, ये जो राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति कर रहा है, जो मीडिया का नैरेटिव आ रहा है, ऑब्वियसली सरकार के इशारे पर ही आ रहा है, उस पर आप लोगों की आखिरी टिप्पणी। मैं मतलब मीडिया के रोल पे ही बात करूंगा। ये जो राजनीति नहीं कर रहे हैं, मतलब करनी चाहिए, और इस पे तो एक वीडियो है जो कि सामने आया, जिसमें ये पवन कश्यप हैं, रमन कश्यप के भाई, वहां पे एक चैनल का नाम लिया गया बकायदा। वो ले रहे हैं कि आज तक की ओर से कोई रिपोर्टर वहां पहुंचे थे और उन्होंने उनको दबाव बनाया कि, और बता रहे थे कि आपके जो जिनकी मौत हुई है भाई की, वो लाठी डंडों से पीट-पीट के मौत की गई है, ना कि कार से कुचलने की वजह से मौत हुई है। तो जब उन्होंने इसका आधार बयान देने का दबाव डाल रहे थे पवन के ऊपर। हाँ, ये बयान देने का एक तरह से दबाव डाल रहे थे, और ये आधार बना रहे थे कि ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसपे ये न्यूज़ चल रही है। तो उनसे बड़ी झड़प हो गई है उनकी, और उन्होंने बड़ा जैसा उनका कहना है कि बहुत ही गलत तरीके से, धमकाया भी उनको। हाँ, गलत तरीके से बात किया कि अगर तुम भाई ना होते तो मैं तुमसे इतने तरीके से बात नहीं करता, हम लड़ाई करने में बहुत आगे हैं। ये सारे बयान हैं उनके। तो ये अपने में एक है कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं, ये वहाँ पे दिखाता है कि आप एक माइंड में लेके गए थे कि नहीं, हमें इस तरीके की स्टोरी बनानी है और हम इस तरीके की स्टोरी बनाएँगे। तो ये जब जब ऐसे लोग काम कर रहे हैं, तो फिर वो कहाँ से ये पचा पाएँगे कि विपक्ष मौके पे पहुँचे और वो मतलब पीड़ित परिवारों से मिले और उसमें वो राजनीति ना खोजें। अगर विपक्ष ऐसी राजनीति कर भी रहा है तो वो ज़रूरत है। मतलब अभी के वक़्त में तो जो सत्ता पक्ष है वहाँ भी पहुँचना चाहिए, उनके लोगों को भी पहुँचना चाहिए। लेकिन वो एक हम चीज़ें खाली पाते हैं। हम ये देखते हैं कि जैसा कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट था, मेघनाथ जी ने बताया कि राकेश टिकैत पहुँच गए। अब इसी में थोड़ा-सा मैं थोड़ा-सा वो कर रहा हूँ कि हम जब यहाँ से निकले थे, हमने एक नाके पे बताया कि लखीमपुर हमें जाना है, हमारी गाड़ी थी, उन्होंने तुरंत कहा, बिना पूछे, क्योंकि हमारी गाड़ी में मीडिया ने लिखा था, बिना पूछे कि वापस लौट लीजिए। और एक व्यक्ति जो कि इतना मतलब नामी आदमी है, वो सीधे बिना किसी उसके सीधे वहाँ पहुँच जाता है। तो इसमें बहुत ऊपर से सेटिंग रही होगी, तभी वहाँ तक पहुँचने की इजाज़त मिली। सारे नाकों को, जितने पुलिस चौकियाँ थी, सबको क्रॉस करते हुए सीधे घटनास्थल तक पहुँचना। तो ये अपने में एक चीज़ दिखाता है कि मतलब राजनीति कहाँ, किस तरीके से हो रही है और कहाँ से हो रही है। ठीक बात। आनंद? हाँ, तो इसमें जो चूँकि मीडिया मूल तौर पे जो मिडल ग्राउंड का मीडिया अब ज़्यादा रहा नहीं। या तो एक पार्टी विरोधी, दूसरा पार्टी पक्ष उसका के पक्ष में लिखना या बोलना। तो वो एक चूँकि मिडल ग्राउंड बहुत हद समाप्त है, इसलिए ये आरोप-प्रत्यारोप लगे रहेंगे कि मीडिया राजनीति कर रही है। जहाँ तक पार्टियों का है कि राजनीतिकरण जो है मुद्दे का, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि भारत इतने बड़े देश में किसी घटना पे राजनीति अगर हो रही है तो वो मुद्दा जो है वो मुद्दा भाग्यशाली है। क्योंकि इतने बड़े देश में इतनी चीजें रोज होती हैं, उसमें एक चीज को लेकर अगर नेशनल लाइमलाइट में है, कई पार्टियां वहां जाकर, कई पार्टियों के नेता वहां जाने के लिए आतुर हैं,
और विभत्स घटनाएं इस देश में कई जाती। ये कोई व्हाट अबाउटरी नहीं है, ये प्रोपोर्शनेट अटेंशन का मैंने पहले भी स्पष्ट किया है कि व्हाट अबाउटरी को गलत ढंग से समझाया जाता है। तो एक जो अटेंशन स्पैन है, अगर किसी मुद्दे को बहुत ज्यादा मिल रहा है तो ये नहीं है कि वो मुद्दा उसका हकदार नहीं है, लेकिन क्या है कि वो भाग्यशाली है। मेघनाथ, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये जो पूरी राजनीति नहीं करनी चाहिए और ये मीडिया का जो रवैया है इस तरह के में? रणविजय ने जैसे कहा कि वो एक जो भाई पे जो दबाव बना रही थी मीडिया, आई थिंक मीडिया का जो बर्ताव है इस पर काफी कमेंट्री हो सकती है, लेकिन एक अभी दिखाई दे रहा है कि उनको बताए बिना ही वो अपनी लॉयल्टी प्रूव करने में लगे हैं। मुझे लगता है कि एक तरीके से मीडिया का ये माइंडसेट ही बन गया है, जो कि टीवी न्यूज चैनल्स का स्पेशली माइंडसेट बन गया है, जो कि हमको अंजना ओम कश्यप जब अमेरिका गई तब भी दिखाई दिया कि उनका यही अजम्पशन होता है कि भैया हमको हमारे गवर्नमेंट की वाहवाही करनी है और उसके लिए हम कुछ भी करेंगे, और अजम्पशन उनका यही बन चुका है कि गवर्नमेंट जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है, सही कर रहा है। तो यही जो माइंडसेट है वो हमको हर जगह में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो लेगेसी मीडिया है, वहां पर दिखाई दे रही है। और अगर आप यही घटना को फिर से ले ले तो फिर मुझे ये बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं लगा जब ये रिपोर्ट्स आए कि वो भाई पे दबाव बनाया जा रहा है कि फार्मर्स को लाठी डंडों से मारा गया था, बल्कि गाड़ी से नहीं। और आप अगर उसी समय का थोड़ा सा मीडिया रिपोर्टिंग भी देखेंगे तो आर्यन खान का अरेस्ट भी उसी दिन हुआ था, और मैं प्राइम टाइम देख रहा था मंडे को, जो कि एक दिन बाद है घटना के। तब आपको दिखाई दे रहा था कि कैसे मीडिया एंकर्स ने आर्यन खान की न्यूज चलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वहां से जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रहे थे, जो एनसीबी के ऑफिस के बाहर से, वहां पर उनको बता रहे थे कि कोई एविडेंस नहीं है, कोई एविडेंस नहीं मिला इसके अगेंस्ट, बस डिटेन किया जा रहा है। तो फिर मीडिया भी बहुत, मुझे लग रहा था कि टीवी मीडिया को ऐसे जोर जबरदस्ती से फिर लखीमपुर पे कवरेज बढ़ाना पड़ा, और फिर उनको ये भी शायद एक पता चल गया होगा कि अब लोगों को ये खबर में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो हमको इस पे भी ट्विस्ट लाना ही पड़ेगा। तो आप डिबेट्स भी देखेंगे तो वहां पे वही फिर से स्क्रिप्ट थी कि अरे ये तो फार्मर्स ने किया था, अरे फार्मर्स तो दंगाई होते हैं, खालिस्तानी होते हैं, टी शर्ट पहना हुआ था जिसमें खालिस्तानियों का फोटो लगा हुआ है, टेररिस्ट का फोटो, मतलब यही जो एक स्क्रिप्ट है जो कि फार्म प्रोटेस्ट पे अप्लाई की जाती है मीडिया कवरेज पे, वही यहाँ पे भी अप्लाई करने की कोशिश की। लेकिन और ये पूरा एक बहुत बड़े दोहरेपन और जो वो है ना, हिपोक्रेसी है ना, पाखंड है जो भारतीय जनता पार्टी उसको भी उजागर करता है। बिल्कुल, और जैसे आप बोलते हैं नफरती चिंटू जो होते हैं, जो मीडिया में बैठे हुए एंकर जो है, वो उनका दिमाग भी नहीं चला रहे। एसेंशियली उनका अजम्पशन यही है कि हाँ ये तो मतलब हमको करना ही है, तो फिर वो करने लगते हैं। और फिर पर इस घटना में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट हुई, जो कि वो वीडियो बाहर आया, जो कि वो गाड़ी जो जा रही है और जो शांति से चलते हुए जो फार्मर्स हैं उनको कुचलते हुए 3 गाड़ियां निकल गई सामने। ये जब बाहर आया तब आई थिंक इवन लेगेसी मीडिया को इसको ट्विस्ट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो गई। तो अभी ये जैसे बोलते हैं क्लचिंग एट स्ट्रॉज ना, कि कुछ भी मिल जाए इसको थोड़ा सा घटना को एक नैरेटिव देने की, ट्विस्ट देने की करना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत ही घिनौनी सिचुएशन में फंस गए हैं हम, और इसीलिए आपको न्यूज लॉन्ड्री जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। आप देखिए डिजिटल मीडिया में हम ही नहीं, न्यूज लॉन्ड्री तो है ही ग्राउंड पे, लेकिन आप देखेंगे कि मोजो स्टोरी और जो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि सब्सक्रिप्शन पे चलते हैं ज्यादातर, वो सब रिपोर्टर्स ग्राउंड पे है और आपको वीडियोस ला रहे हैं, आई विटनेस अकाउंट्स ला रहे हैं, ताकि आप अपना माइंड बना सके, फैक्ट्स ला रहे हैं आप तक। तो मुझे नहीं लगता ये मिडिल ग्राउंड जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी वो ज्यादा मैटर करता है। मैटर करता ये है कि क्या फैक्ट्स है। जैसे रणविजय हमको बता रहे थे, उन्होंने फैक्ट्स दिए यहाँ पे कि ये घटना हुआ, ये हुआ, और फिर इस पर आप आपकी राय बनाइए। आप ही देखिए कैसे लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल किया जा रहा है, आप ही देखिए गवर्नमेंट इसको कैसे हैंडल कर रही है।
ठीक बात। मैं जिस हिपोक्रेसी की बात कर रहा था बीजेपी के, वो एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कर रहा था। जिस तरह से यहाँ पर ठीक एक्सीडेंट के बाद जब हिंसा हो गई, 8 लोगों की मौत हो गई, तो ये नैरेटिव बहुत बहुत तेज तरीके से, बहुत जोरदार तरीके से चलाया गया कि ये खालिस्तानी है, कोई खालिस्तान का टी शर्ट पहने हुए, कोई भिंडरावाले का टी शर्ट पहने हुए, ये सब कहानी चल गई। ये वो लोग हैं जो आरएसएस कार्यक्रम चला चुका है, अभियान चलाता है, अपने निजी बातचीत में, अपने सार्वजनिक रूप से भी ये भाजपा और संघ के लोग दावा करते हैं कि सिखिज्म जो है वो हिंदुत्व का ही हिस्सा है ना, इसको, ये एक ही छाते के नीचे रहने वाले लोग हैं। तो आरएसएस तो एक दूसरे पर्पस से कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो खुद इस दावे को करती है कि हम एक ही झंडे के लोग हैं, एक ही धर्म के लोग हैं, वो एक सेक्ट है इसी हिंदू धर्म का, इस तरह से जो परिभाषित करती है, वो पॉलिटिकल माइलेज, जब पॉलिटिकल चीजें दांव पे आती है तो कैसे उन्हीं लोगों को 2 मिनट में खारिज कर देती है खालिस्तानी बताकर। और ये आज नहीं हो रहा है, जब से किसानों का आंदोलन शुरू हुआ तब से ये चल रहा है। तो अब उन्हें उस लार्जर अम्ब्रेला की चिंता नहीं है, अब उन्हें केवल अपनी सत्ता की चिंता है, अपने पावर की चिंता है, कहां से वोट आ रहा है। उनको मालूम है कि पंजाब से और सरदारों से उनको वोट नहीं आ रहा है, वो वोट आ रहा है यहाँ के हिंदुओं से, सवर्ण हिंदुओं से आ रहा है, अपर क्लास हिंदुओं से आ रहा है, वो मोबिलाइज कर रहा है यूपी में। इसलिए उनको 2 मिनट में आतंकवादी भी कह देंगे, जिसको वो बाकी टाइम पे कहते हैं कि ये हमारे सेक्ट का हिस्सा और यही हिंदू ही है। तो ये सारी चीजें हैं। समय का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए हम एक और छोटी सी चीज, इसका जो पहलू है, जो आलोचना वाली बात कही गई कि मोदी जी ने कहा था ना कि मैं बिना क्रिटिक के लोकतंत्र कैसा, तो उनकी पार्टी के एक सांसद है, 2 सांसद हैं इनफैक्ट, माँ बेटे, मेनका गांधी और वरुण गांधी। और वरुण गांधी और मेनका गांधी के लिहाज से वो इलाका बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने किसानों के ऊपर चढ़ाई गई जीप या जो हिंसा हुई या किसानों की जो डिमांड है उसको लेकर एक मुखर रुख अख्तियार किया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अपने रुख से, जो उनका आइडियल स्टैंड है उससे थोड़ा अलग है। उनका ये कहना कि किसानों की बात माननी चाहिए, किसानों के जो 3 कानून है उसमें सुधार होना चाहिए, बदलाव होने चाहिए। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये जो गाड़ी चला रहे हैं इन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, ये अमानवीय है। वरुण गांधी की ये ट्वीट से, इस घटना के, इस ट्वीट के 24 घंटे के अंदर में उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी से माँ बेटे दोनों लोगों को निकाल दिया गया। अब इसमें पार्टी का कोई आलोचना भी नहीं है। बात ये कही गई, उन्होंने कहा कि भाई ये अपराध है जो लोग कर रहे हैं, इस तरह से, जिस तरह से गाड़ी चढ़ा दी गई, ये अमानवीय है। कोई भी आदमी यही कहेगा, क्योंकि ये इतना ऐसी चीज है जिसको डिफेंड नहीं किया, जिसका बचाव नहीं कर सकता कोई तरीका नहीं इसका बचाव करने का। तो इसलिए भी उन वरुण गांधी को ये बयान देने के लिए पार्टी ने, उन्होंने नरेंद्र मोदी की सत्ता पर या अमित शाह की सत्ता पर सवाल नहीं उठाया था, उन्होंने इसके आरोपी को सजा देने की बात कही थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का रवैया है कि आप अंदाजा लगाएं कि पार्टी जो पावर में बैठी है वो कैसे सोचती है और वो कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखती है। तो ये जो वरुण गांधी और मेनका गांधी को निकाला गया, मैं आनंद, रणविजय और मेघनाथ, आप लोगों की छोटी छोटी टिप्पणी और फिर हम इसके बाद अपने रिकमेंडेशन के आखिरी पड़ाव पर जाएंगे। देखिए, पिछले लोकसभा में तो यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा जो है पार्टी की लगातार आलोचना करते रहे, लेकिन उन्हें निकाला नहीं गया था, स्वयं पार्टी हटाया, उन्होंने छोड़ा। तो एक तरह से विपक्षी पार्टी की तरह के नेता की तरह भाजपा में रहकर ही बोलते रहे फिर भी। तो अब कॉज एंड इफेक्ट यहाँ जो है, जो वक्तव्य एक ट्वीट है और उनका एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है भाजपा के अंदर, उससे निकाला जाना, भाजपा से नहीं निकाला गया है, एक बॉडी से निकाला गया है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से। तो वो एक जो है इम्पोर्टेंट बॉडी है पार्टी के अंदर, तो उससे निकाला गया। तो एक जो कॉजल रिलेशनशिप है, कॉज एंड इफेक्ट दिख रहा है, इसे अनुशासनहीनता के रूप में लिया गया या फिर जो है अथॉरिटी को, लेकिन अथॉरिटी भी इसमें चैलेंज मुझे कुछ दिख नहीं रही है। एक अनुशासनहीनता, और या पार्टी ने एक स्पष्ट जो है लाइन नहीं लिया है इस पर, और उस समय एक स्पष्ट लाइन लेना, जंपिंग द गन करके, या फिर इंडिविजुअल कैपेसिटी में बोलना, इंडिविजुअल कैपेसिटी में बोलना, इसका दंड मिला या क्या। अब ये 3 स्पेकुलेशन के हैं, लेकिन चूंकि कॉज एंड इफेक्ट इतनी जल्दी सीक्वेंस है, इसलिए कॉजल ही माना जाएगा। ऐसे भी दरकिनार किए गए थे लंबे समय से, इस बार मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं थी मेनका, तो इस तौर पे आप ले सकते हैं। और बाकी क्या कहा जाए, बाकी सब तो स्पेकुलेशन ही मैं भी कहूंगा। ठीक बात। मेघनाथ, वरुण गांधी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है पीलीभीत, प्राइमरीली फार्मर कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहाँ बहुत सारे, हाँ ये बात मैं भूल गया, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी वो इलाके हैं बिल्कुल, क्योंकि मेनका गांधी और वरुण गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी रह चुके हैं किसी न किसी। एग्जैक्टली। तो वहां पर मुझे लगता है कि उनको भी थोड़ा सा ग्राउंड पे हवाएं बदलती हुई दिख रही होगी,
और उनको भी ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूएंसी से तो इनपुट्स आते ही होंगे कि ये इफेक्ट क्या पड़ा है इस इंसिडेंट का, लोग क्या कह रहे हैं, पॉलिटिकली कैसे इसका इफेक्ट पड़ेगा। और मुझे लगता है ये जो वरुण गांधी का जो बयान था और ये जो निकालने, बट मोस्टली जो बयान था वो इसी का एक संकेत है कि उनको ग्राउंड से इनपुट्स मिल रहे हैं कि लोग नाराज है और उन्होंने एज ए रिप्रेजेंटेटिव ये नाराजगी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एक्सप्रेस कर दी। तो अब ये बीजेपी ने इसको एक पनिशमेंट, मतलब इसको एक पनिशमेंट की तरीके से देखा कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो। अरे भैया, इनका काम है वो करना, एक्चुअली सबने करना चाहिए। अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ भी ऐसी घटना हुई कि जो आपको सही नहीं लगती है, तो अगर आप एक रिप्रेजेंटेटिव है, अगर आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, तो आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके इस पे बात करना चाहिए, आपके लोगों की तरफ से एक ओपिनियन रखना चाहिए। तो ये जो कल्चर है बीजेपी का कि अगर आप एक इंडिविजुअल एमपी हो और आपके पार्टी लाइन के खिलाफ जा रहे हो तो फिर आपको पनिश किया जाएगा, ये बहुत ही खतरनाक है और लोगों को भी ये समझना चाहिए। अब ये जो अतुल सर का दूसरा सवाल था कि अरे पॉलिटिशियंस वहां पर जाकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अरे तो वही तो है जो वरुण गांधी ने जो किया वो भी पॉलिटिक्स ही है और ये सही तरीके का पॉलिटिक्स है। लोगों की आवाज बुलंद करना और उसको पॉलिटिकली इस्तेमाल करना, यही तो इनका काम है। ठीक बात। रणविजय, मैं इस पे बस ये इतना कहूंगा, जैसे कि आपने अभी मेघनाथ जी ने बहुत ही सही पॉइंट वो किया कि वहां पर जो उनका इलाका है पीलीभीत, वो खासकर से फार्मर्स जो हैं और बड़े फार्मर्स जो और पंजाबी फार्मर्स, ये उस इलाके में बहुतायत मिलते हैं। जहाँ लखीमपुर हो गया या पीलीभीत हो गया, रामपुर हो गया, शाहजहांपुर हो गया, ये जो इलाके हैं यहाँ पे सिख जो हमारी आबादी है यूपी की, वो वहाँ पे मौजूद है। और मेनका गांधी भी सिख कम्युनिटी से आती है। मतलब मैं थोड़ा सा इसको कास्ट और रिलीजन की बहुत चूंकि बात होती है तो उस पर भी मैं थोड़ा सा बात करूंगा। और वहाँ पे जो सिख कम्युनिटी है वो अपना एक नेता, चूंकि तादाद में तो कम है लेकिन फिर भी अपना एक नेता के तौर पर इन लोगों को मानते हैं। तो वहां पे भी इस वजह से भी इनको बोलना पड़ रहा है उनको ग्राउंड पे। हाँ बिल्कुल ठीक बात। ग्राउंड पे चीजों को वो देख रहे हैं कि कैसे चीजें बदल रही हैं, तो उनको बोलना पड़ेगा और वो बोलना पड़ रहा है, एक मजबूरी भी है उनके साथ में। और दूसरी बात के इसी में कि अगर ये बोलने के लिए कार्रवाई हुई है, बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि वो बहुत दिनों सक्रिय नहीं थे, साइड लाइन किए गए थे, तमाम चीजें हैं। और अगर उनके तथ्यों को देखा जाए तो उसमें भी एक सवाल उठता है कि अगर ऐसा ही है तो फिर मिथुन चक्रवर्ती को किस लिहाज से कितने एक्टिव है वहां पे लाया गया। तो कहीं ना कहीं ये पूरा दिखाता है कि ये जो कार्रवाई है सिर्फ मतलब ऐसे बयान आना और उसके बाद ये कार्रवाई होना बहुत चीजें दर्शाता है कि ये उसकी सजा मिली है कि तुम ऐसा बोल रहे हो तो ये देखो ऐसा हम कर सकते हैं, या फिर जो भी है। अगर सजा अगर इसमें और स्टैंड और पार्टी का वो देखा जाए तो हमारे मंत्री जी हैं, अभी तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक मुलाकात हो गई उनकी अमित शाह से, लेकिन कोई अभी कार्रवाई वाला वो नहीं आया है, न इस्तीफा ही हुआ न उसकी गिरफ्तारी हुई। तो ये तो दिखा रहा है स्टैंड कि जो लोग ऐसी घटनाओं में शामिल हैं या फिर उन पे आरोप लग रहा है, वो लोग मतलब बड़े आराम से बड़ी अच्छी पोजीशन पे बने हुए हैं, बड़ी अच्छी चीजें उनके साथ माहौल बना हुआ है। और जो लोग थोड़ा सा भी किसानों के पक्ष में बात कर रहे हैं तो उन पे इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो इसमें एक चीज ये भी है कि अमित शाह से अजय मिश्रा की मुलाकात हुई, उसके बाद वो एक कार्यक्रम में, जो कि पहले से निर्धारित कार्यक्रम था दिल्ली के महिपालपुर में, कल उस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। तो ये माना जा रहा है कि जो बीजेपी का टॉप लीडरशिप है उसने अजय मिश्रा को क्लीन चिट दे दी है, उनको माफ कर दिया है, तो उनके ऊपर ऐसा कोई संकट नहीं है। वरुण गांधी के लिहाज से और मेनका गांधी के लिहाज से एक महत्वपूर्ण मौका है ये। एक ऐसे उनकी पॉलिटिक्स के लिहाज से देखा जाए, उनकी राजनीति किस ओर जा सकती है इस लिहाज से देखा जाए, तो वरुण गांधी के लिए एक ये चौराहे पर खड़े होने वाली स्थिति है, एक ऐसा चौराहा जहां से कई रास्ते उनके लिए जा रहे हैं, लेकिन बैक पीछे जो लौटने वाला रास्ता है भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए वो 17 साल से जिससे जुड़े हुए थे, वो रास्ता बंद हो गया है। तो वरुण गांधी इस बीजेपी में कुछ बहुत ज्यादा अचीव कर सकते हैं, कुछ बहुत ज्यादा कर सकते हैं, ऐसी कोई संभावना बची नहीं है। आगे उनके पास कुछ और राजनीति को तलाशने होंगे। और ऐसे भी मेनका गांधी एक स्वाभाविक उम्मीदवार रही हैं और बहुत समय तक तो उन्होंने खैर निर्दलीय तौर पर बीजेपी के सपोर्ट से राजनीति की और फिर बीजेपी के उसमें काफी देर से आई, लेकिन फिर भी वो एक स्वाभाविक उम्मीदवार थी क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की पॉलिटिक्स से पूरी तरह से लड़ाई लड़के किनारा किया था। वरुण गांधी इस मामले में अलग आदमी है।
इन्होंने कांग्रेस बीजेपी से अपनी राजनीति शुरू ही की थी, इनके पीछे कोई बर्डन नहीं था। तो उस लिहाज से वरुण गांधी की राजनीति को आगे जाना और बदलते हुए देखना अब असंभव ही है, क्योंकि और कोई दूसरा रास्ता नहीं, भले वो देर से हो सबेर से हो, लेकिन इस बीजेपी में तो उनके लिए अब कोई और संभावनाएं बहुत बचती नहीं है। समय बहुत कम है, अब हम आखिरी चरण में है चर्चा के, और मैं चाहूंगा कि रिकमेंडेशन की हम प्रक्रिया पूरी करें। तो सबसे पहले मैं आनंद चाहूंगा कि आप अपना रिकमेंडेशन हमारे श्रोताओं को दें। तो हम लोगों ने चर्चा शुरू की थी पैराडाइज पेपर्स पे, पेंडोरा पेपर, हाँ, पेंडोरा पेपर्स। तो उसी से संबंधित मैं खासकर जो विद्यार्थी हैं श्रोता में, उनके लिए दो बहुत ही इंट्रोडक्टरी किताबें भारत के संदर्भ में टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स हेवेंस ब्लैक मनी पे रिकमेंड कर रहा हूँ। और ये एक जो बिगनर है उसे और लेमैन की भाषा में समझाया है दो बड़े ऑथोरिटीज ने इस सब्जेक्ट पे। तो पहला है आरवी कुमार की किताब अंडरग्राउंड इकोनॉमी। ये टैक्स हेवेंस और जो ब्लैक इकोनॉमी भारत की है और ब्लैक मनी का उसे कैसे बिजनेस अवॉइडेंस वगैरह से करते हैं लोग, तो इस पर इन्होंने लिखा है। आरवी कुमार भारतीय राजस्व सेवा रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर रहे हैं और डायरेक्टर रहे हैं रेवेन्यू इंटेलिजेंस के भी। तो कई बहुत महत्वपूर्ण सूचना पर उनका एक्सेस है जो पहले नहीं जाना जाता था, और उनका जो अध्ययन है इस पर उन्होंने विद्यार्थियों के लिए अच्छी तरह से समझाया है इसकी पूरी प्रक्रिया को। दूसरी किताब जो है जेएनयू में इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं अरुण कुमार, उनकी भी ब्लैक मनी और टैक्स हेवेंस पे किताब है। बहुत पतली सी किताब है, काफी जानकारियां हैं। कहीं कहीं वो भटक कर कुछ पोलेमिकल बातें भी कह देते हैं पॉलिटिक्स उसकी, उसको डिस्टिल कीजिए। जो सूचना है जो आपके काम की चीजें हैं उसको निकालिए इस किताब से, फिल्टर लगा के। हाँ, फिल्टर लगाकर। और आरवी कुमार की ये दोनों किताबें खासकर जो विद्यार्थी हैं और सूचना और ज्ञान में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए ये दो रिकमेंडेशन। मेघनाथ, आपका रिकमेंडेशन? मेरा भी रिकमेंडेशन टैक्स हेवंस को लेकर है। दो चीजें, एक तो एक मूवी है लॉन्ड्रोमैट, द लॉन्ड्रोमैट करके, 2019 की नेटफ्लिक्स की मूवी है। ये पनामा पेपर्स पर आधारित है। एक्चुअली एक किताब है उस पर आधारित है जिसका नाम है सीक्रेसी वर्ल्ड इनसाइड द पनामा पेपर्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ इलिसिट मनी नेटवर्क्स। ये जेक बर्नस्टीन की किताब है। मैं किताब भी रेकमेंड करूंगा, मैंने पढ़ी है। इससे आपको एक बहुत अच्छा एक पिक्चर मिल जाएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग होता कैसा है, और मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स इवेजन में एक फर्क होता है। मनी लॉन्ड्रिंग और इलिसिट मनी जो कि टेररिस्ट ग्रुप्स इलीगल एक्टिविटीज से कमाया जाता है, उसके अलावा जो कि गवर्नमेंट से टैक्स बचाने के लिए पैसा जाता है, वो एक अलग होता है। तो राउंड ट्रिपिंग और ये सब जो कॉन्सेप्ट्स आप सुनते होंगे, इसके बारे में ये काफी अच्छे दो, मतलब एक तो मूवी और बुक भी है, वो जरूर पढ़िए। और दूसरा एक रेकमेंडेशन देना चाहूंगा, स्क्विड गेम्स, जो कि मैंने नेटफ्लिक्स पे देखा, सभी बात कर रहे हैं इस शो के बारे में। एक कोरियन सीरीज है, बहुत ही मजेदार सीरीज है, मजेदार इन द सेंस थ्रिलर है, तो आप जरूर देखिए। इसका प्लॉट क्या है मेघनाथ? स्क्विड गेम्स एक काफी अजीब प्लॉट है एक्चुअली। उसमें एक आदमी को फॉलो करता है वो, जिसके पास बहुत डेट है, वो बैंकरप्ट है, और उसको एक गेम्स में हिस्सा लेने के लिए इनविटेशन मिलता है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक तरीके के गेम्स होते हैं जहाँ पे आप या तो जीतते हैं या फिर आप मतलब जब मर जाते हैं एसेंशियली। तो और एंड में आपको बहुत पैसा मिलता है। तो हंगर गेम्स की तरह है थोड़ा सा, कि आपको एक लोकेशन में बंद करके गेम्स खिलवाते हैं और फिर आखिरी में जो बचता है उसको एक रिवॉर्ड मिलता है। तो उस पर ये बेस्ड सीरीज है, काफी रोमांचक सीरीज है। रणविजय, आपका रिकमेंडेशन क्या है? मैं एक रिपोर्ट है, सीरीज है स्क्रॉल की, वो मैं कहूंगा कि सबको पढ़नी चाहिए। ये क्राइम और पनिशमेंट को लेकर एक उन्होंने सीरीज निकाली है, जिसमें जो भी अभी लॉ एंड ऑर्डर जैसे हम बात कर रहे थे उस पे उन्होंने कवर किया है। और जो भी ये ठोको नीति से लेकर जितनी तमाम बातें होती हैं कि हमने क्राइम कंट्रोल कर लिया है, कास्ट वायलेंस हो गया है, इन तमाम चीजों को उसमें शामिल किया गया है। 5 पार्ट की सीरीज है, बहुत अच्छी सीरीज है, तो इसे पढ़ना चाहिए। तो ये एक ये है। दूसरा, ड्रग्स की इस बीच बहुत बात हो रही थी, हालांकि ये बहुत से लोगों ने देखा भी होगा, फिर भी मैं कहूंगा कि ड्रग लॉर्ड्स एक बार देखना चाहिए, जो भी नेटफ्लिक्स पे आपको मिल जाएगी।
ये देखना चाहिए, तो आपको थोड़ा सा और एक चीज वो देखने को मिलेगी कि कैसे काम होता है। मेरा एक रिकमेंडेशन एक डॉक्यूमेंट्री है, ये अमेजॉन प्राइम पर है। बेसिकली नाम है इसका सिटीजन के बेसिकली व्लादिमीर पुतिन के पूरे उत्कर्ष के साथ किस तरह से उसने पूरे मतलब सरकार पर और जो रशियन गवर्नमेंट के एक एक हिस्सों पर कब्जा किया। अब फिर वो एक मतलब जो पुराने ओलिगार्क थे उनको हटाकर अपने नए ओलिगार्क पैदा किए उसने, और सारी चीजों पे जो रिसोर्सेस थे बेसिकली मेजर सेक्टर्स में काम करने वाले, रियल एस्टेट सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, और इस तरह से तो उन सब पे अपने लोगों को बिठाना, और फिर कैसे पूरे सिस्टम को उसने एक तरह से जैसे नहीं वो ऑर्गेनाइज माफिया चलाते हैं उस तरह से चलाने लगा। तो उसकी कहानी है बेसिकली एक जो पुराना बिजनेसमैन है जो मेरे ख्याल से ओपन रसिया करके एक पॉलिटिकल पार्टी भी चलाते हैं वो, और वो काफी बड़े बिजनेसमैन थे, एनर्जी का उनका बिजनेस था, लेकिन पुतिन ने आते ही सबसे पहले उन पर अटैक किया और उनको जेल में डाल दिया। 10 साल बाद वो रिहा हुए और उसके बाद वो वहां से जर्मनी चले गए, उनको निकाल दिया, और वहां से जर्मनी से फिर वो अपना वो फ्री ओपन रसिया करके एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट चलाते हैं कि रसिया में लोकतंत्र बहाल होना चाहिए, और कैसे पुतिन ने उस सारे डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन सबको खत्म करके, खैर उस तरह से कभी लोकतांत्रिक सिस्टम अभी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन रसिया में डेवलप भी नहीं हुए थे, क्योंकि रसिया के विखंडन के बाद से अभी वो प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब तक 10 साल के अंदर अंदर पुतिन ने वहां पर कब्जा कर लिया, और फिर वो एक नए किस्म का अथॉरिटेरियन एक रिजीम बन गई है जो बहुत ही मतलब कई मामलों में कहें तो बहुत ही शेडी तरीके से, बहुत ही मतलब जैसे माफिया गिरोह संचालित होते हैं, कार्टेल संचालित, तो उस तरह से संचालित होता है पूरा, उस पर बहुत रोशनी डालती है सिटीजन के। तो ये डॉक्यूमेंट्री आप देख सकते हैं अमेजन प्राइम पर। इसके साथ ही हम अपने चर्चा को आज रोकेंगे। आज काफी दिलचस्प और लंबी चर्चा हुई। रणविजय, आनंद, मेघनाथ, आप सब लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, iTunes और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।